नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान महेश जी शर्मा साहब। तो आइए विभिन्न समसामयिक विषय पर आपसे चर्चा करते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका धन्यवाद मित्र ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एकात्म मानववाद को कोई बहुत सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो ये क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये इस पर अमल करते हैं? सरल समझना तो इतना है कि जो लोग मानव को केवल व्यक्ति समझकर योजना बनाते हैं वो अधूरी है, और जो केवल समाज मानते हैं वो भी अधूरी है। तो व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है। व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है तो फिर क्या है? तो एकात्म। एकात्म का मतलब क्या होता है? एकात्म मतलब है वह इकाई जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो सेपरेटेबल नहीं है। तो मानव एक ऐसी इकाई है जो सेपरेटेबल नहीं है। यह सोच करके योजना करना यह एकात्म मानव की योजना है। और व्यक्ति और समाज ही नहीं, हम प्रकृति के भी हिस्सा हैं, और प्रकृति के ही नहीं तो नहीं दिखता परमात्मा के भी हिस्सा है। ये कहा गया व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। यही एकात्म मानव। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, इन्होंने जो समाज के मतदाता हैं इनको क्या दिशा दी है, और आगे लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर आना चाहिए? ऐसा है कि इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं भाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन बातों को बीजेपी ने लोगों को याद करवाया वो ये कहा भूलिए नहीं। क्या नहीं भूलिए? कि 5 साल राज करके गए हैं उसको न भूलिए। महिलाएं, स्त्री पुरुष निर्भय होकर घूम सके। जो इस प्रकार के लोग हैं जो लोग डरते हैं वो कानून से डरने लगे, और इस बात को समाज ने रिस्पॉन्ड किया। फिर कुछ लोगों ने ये वातावरण बनाया कि सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमान, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसके कारण से सब लोग खिलाफ खड़े हो गए। तो जो एक बात कही गई कि हम सबके लिए करें, सबके साथ न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। समाज ने रिस्पॉन्ड किया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ के सिद्धांतों पर ही चल रही है या कुछ स्थितियां अलग है? भारतीय जनता पार्टी चलेगी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर। जनसंघ उसका प्रीवियस संस्करण है, उससे बहुत कुछ लिया है उसने। तो भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, वंदे मातरम सब वही से आया है। लेकिन अब यूं जैसे लगता है कुछ के डिक्टेटरशिप या ऐसा कुछ थोड़ा नजर आता है, तो क्या कुछ ये सही लगता है? या जिनको लगता है वो सोचे, हमको तो नहीं लगता। तो ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है जो ऐसा चल रहा है? कैसे नहीं होगा? जनसंघ का युग बीत गया। जिस जो इतनी पुरानी बात है वो भी आज वैसी चल रही होगी, तो आगे बढ़ती नहीं है क्या? समय बदलता नहीं है क्या? तो बदलते समय में चीजें नहीं बदलना ये अनुचित होगा। लेकिन उस दिशा में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसको आप उल्टा चलना कहे, ऐसा दूसरा नहीं। अभी जो दी कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसने युवाओं के अंदर एक काफी जुझारूपन और राष्ट्रवाद की भावना भी पनपाई है। तो राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या सीख लेनी? सच सबको प्रोत्साहित करता है, इसलिए सच को नहीं दबाना चाहिए, जैसा कि पिछले 30 सालों में दबाया गया। वर्तमान राजनीतिक दौर में हम देखते हैं कि विपक्ष काफी कमजोर हो चला है, और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये कितना आवश्यक है? विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में एक भी नेता नहीं है जो विपक्ष नाम पर वोट मांगता। सब सत्ता के लिए वोट मांगते हैं, तो सत्तांतरित हो सकता है। एक जमाने में जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इन्होंने कभी भी सरकार का दावा नहीं किया, विपक्ष के लिए वोट मांगे। अब जो पार्टियां हैं उनमें कोई ऐसी नहीं है। तो यदि विपक्ष बनना ही नहीं चाहते तो लोग जबरदस्ती थोड़ा बनाएंगे। तो ये जो लोग हैं
ये विपक्ष नहीं है, ये हारे हुए लोग हैं। तो ये सब कितना क्या नुकसान पहुंचाएंगे लोकतंत्र को? क्या ऐसा नहीं होता है कि जब सत्तारूढ़ दल होते हैं वो तानाशाह हो जाते हैं, अगर विपक्ष में इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि देश को विपक्ष की जरूरत है, कुछ लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इस देश पर राज किया, लेकिन आज वो बहुत कमजोर हो चुकी है, तो क्या कांग्रेस का आप जैसे क्या भविष्य देखते हैं, वो वापस खड़ी हो पाएगी या फिर क्षेत्रीय दलों के सारे उसका काम चलता है? कांग्रेस का भविष्य जनता ने तय कर दिया है, कांग्रेसियों को तय करना है कि भविष्य को कैसे देखे। लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि कोई न कोई दल और कोई न कोई नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी अखिल भारतीय स्थिति, अखिल भारतीय स्थिति जिसकी नहीं है वह विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। इसलिए अखिल भारतीय विपक्षी दल और नेता दोनों। अभी आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली और फिर जो पंजाब में सफलता मिली, तो उसके बाद लोग एक विकल्प के रूप में देखने लगे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि मन में मोह रखने में कोई आपत्ति नहीं रखे, पर आम आदमी पार्टी न दिल्ली में जीती है न पंजाब में। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस हारे हैं और पंजाब में अकाली और कांग्रेस हारे हैं। तो जब जनता ने इनको हराना तय कर लिया तो कोई तो होना चाहिए था, तो सामने ये थे, इनको वोट दे दिया। इससे विकल्प थोड़ी बनता है, विकल्प तपस्या से बनता है। केजरीवाल जी पद छोड़ करके जो विकल्प पे निकलेंगे शायद बन जाए। तो अभी दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, संगठन भी खूब मजबूत है। एक नाम बताओ जरा। सारे जी, एक भी नहीं, दोनों पार्टियों के पास एक भी नेता नहीं है आपको नाम बता सकते जी। तो अब ये चर्चा तो चलती है ना, कई मर्तबा क्या होता है कि मतदाता ये भी मान करके चलता है कि दिल्ली में अगर केंद्र के नेता भी मजबूत है तो वो भी उन्हें एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही वो मानते हैं। वो तो है भी, सच है कि जनता से आई विधानसभा में पूरी सीट आप पार्टी और लोकसभा में पूरी सीट मोदी जी। तो क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में क्यों नहीं सफल होता? दो बार होगी। कारण तो पता है आपको। देखिए, समाज में सक्रियता पूर्वक जो दिखाई देगा, समाज केवल क्रिया को वोट नहीं देता है, क्रिया के साथ दिखना भी चाहिए कुछ। जिस दिन बीजेपी या कांग्रेस कुछ दिखा देंगे जीत जाएगी। अभी लगभग 20 वर्ष हो गए कश्मीरियों ने जो पलायन किया उससे, लेकिन कोई सरकार वापस पुनर्स्थापन नहीं कर पाई। क्या कारण लगता है? कोई सरकार कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप किसी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकते वो यहाँ बसे कि वहाँ बसे। ये तो एक प्रतिकूल वातावरण में उनको वहाँ से निकाला है। वातावरण अनुकूल बने इसका प्रयत्न पूरा समाज करता है, सरकार इसका हिस्सा है। तो जो कश्मीरी है उनका आखिर कुछ तो समाधान होगा, वो क्या? कश्मीर का समाधान तो इस बात में होता है कि आप समस्या क्या मानते हैं। जैसे कश्मीर में की समस्या थी कि 370 के कारण से वो मेन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर था, तो शामिल हो चुका है। हाँ, समस्या थी कि चुनाव ही नहीं हो पाते थे, और लोकल चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कश्मीर में जो बाकी समस्या है वो ये है कि सत्तावादी और आतंकवादी वो उस पर घात लगाए उसने, और अंतर्राष्ट्रीय जगत जो पाकिस्तान के साथ है वो घात लगाए उसने, और जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा, जूझना पड़ेगा। उसका कोई चारा अपने को नहीं है ना। भारत पाक महासंघ बनाइए, अखंड भारत बनाइए। कैसे संभव? संभव बाद में होगा, तय पहले कीजिए। कौन तय कर? कैसे? आज मैंने तय कर लिया, मान लीजिए भारत पाक महासंघ बनना चाहिए, इमरान ने भी खूब तारीफ की। यदि आपने तय कर दिया तो हर महीने अपने चैनल पर इस पर बात करिए। भारत पाक महासंघ के पक्ष में खिलाफ बनाइए। भारत पाक महासंघ मुद्दा है, उसको स्थापित कर दीजिए। इसलिए मान ले लूँ मैं, सच है तो ऐसा कीजिए, और सच नहीं है तो खाली आपकी ये बातचीत में कहने के मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए भारत वाले इस चीज को स्वीकार कर ले, भारत वाले या अगर भारतवासी, आम भारतवासी, तो अगर भारत पाक महासंघ बनेगा, कौन सा भारत? जो आपको और हमारा भारत है, सरकार का भारत नहीं, आम आदमी का भारत। भारत में तो गांधी तक शामिल है जी।
तो आपने और हमने तो अगर तय कर लिया या सोचा, लेकिन पाकिस्तान की जो जनमानस है उसे कैसे मनाया जाए? कोशिश की जाए। क्या रास्ता है उसका, कैसे किया? इसका एक ही रास्ता है, यदि आपका विश्वास है तो आप ये काम शुरू करेंगे और आपकी आवाज, आपकी भावना, आपकी तरंगे संपूर्ण विश्व में जाएगी। और यदि आपको विश्वास नहीं है, केवल पूछने से कुछ नहीं होगा कि पूछते रहिए कैसे होगा कैसे होगा। करना चाहते हो क्या? करना चाहते हो तो जो आप ठीक समझते हैं वो कर लीजिए, हो जाएगा। अभी आपने फरमाया कि अपने चैनल पे भी किया जाए, तो हमने भी किया था और एक इस पर विषय भी दिया था कि चूंकि राष्ट्रवाद की भावना भी दिख रही है पूरे विश्व के अंदर, चाहे यूक्रेन पर जो चढ़ाई की रशिया ने, तो उनके दिमाग में भी पुतिन के एक महारूस बनाने की है। इसको समझना चाहिए, ये राष्ट्रवाद नहीं है जी, ये साम्राज्यवाद है। जी, राष्ट्रवाद तत्वतः है सांस्कृतिक होता है। जी, ये राजनीतिक सीमाओं में राष्ट्रवाद को देखना रोग है। जब से राजनीतिक सीमाओं में राष्ट्रवाद आया है तब से विश्व में युद्ध बढ़े हैं। 2 विश्व युद्ध हो गए, फिर कोल्ड वॉर हो गया, अब फिर से बात चल रहा है। इसलिए टेरिटोरियल पॉलिटिकल नेशनलिज्म शुड गो, जियो कल्चरल नेशनल शुड गो। तो भी रशिया और यूक्रेन की जैसे भी आपसे चर्चा चली और आपने विश्व संवाद पर भी काफी कुछ लिखा है, तो क्या रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट कुछ नजर आती है? नहीं, कोई कदम नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में कोई युद्ध है ही नहीं। जी, ये तो यूक्रेन को नाटो कंट्री अपने ग्रस्त में लेना चाहते हैं और रूस ये नहीं होने देना चाहता। जी, युद्ध का होगा, जी, युद्ध जो होगा तो यूक्रेन को नष्ट करने के लिए रूस को 1 घंटे का समय काटेगा। जी, 1 घंटे से कम में खत्म कर देगा। तो युद्ध नहीं है, यह है नाटो कंट्री और रूस के बीच समस्या है। तो आगे इसका क्या परिणाम दिखता है? बीच में जैसे चर्चा चलती है क्या कि परिणाम को ज्योतिष है क्या तुम लोग? नहीं, पर जो आप जितनी समझ रखते हैं वैश्विक पूरे समझ रखता हूं, समीकरण उसमें रूस यूक्रेन में नेटो को कभी नहीं आने देगा। जो हिंदुस्तान के युवा हैं इनको आप क्या संदेश देना? युवा बने रहे और क्या, युवा अवस्था बूढ़े ना हो जाए, संकल्पवान हो, काम करें। समय की पुकार न्यूज चैनल के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद मित्र। तो यह थे राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और प्रखर वक्ता डॉक्टर महेश जी शर्मा, जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रमुख समस्याओं का एक ही समाधान भारत पाक महासंघ का निर्माण होना बताया है। महेश जी का मानना है कि अखंड भारत बने बिना भारत में उथल पुथल का दौर चलता रहेगा, इसलिए प्रत्येक भारतवासी को अखंड भारत बनाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर सनाटे के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज चैनल के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।